सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय भूगोल भाग 5 वार्षिक परीक्षा के संभावित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, भारत में परिवहन के प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत में परिवहन के प्रमुख साधन इस प्रकार है। पहला, स्थल परिवहन। स्थल परिवहन के अंतर्गत 3 प्रकार के साधन आते हैं, जिसमें पहला सड़क परिवहन, दूसरा रेल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन। भारत में सड़क परिवहन राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिला सड़कें तथा ग्रामीण सड़कें के रूप में होते हैं। भारत सड़क परिवहन में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी सड़क परिवहन है। सड़क परिवहन से हम इच्छित स्थान पर जा सकते हैं। दूसरा जल परिवहन। जल परिवहन को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला आंतरिक जल परिवहन और दूसरा सागरीय जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन देश के आंतरिक भागों में तथा सागरीय जल परिवहन से एक या एक से अधिक देशों में जाते हैं। तीसरा वायु परिवहन। वायु परिवहन को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला राष्ट्रीय वायु मार्ग, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग। वायु परिवहन सभी परिवहन के साधनों से तीव्र एवं आरामदायक है। भारत में 1911 से वायु परिवहन की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच की गई थी। प्रश्न क्रमांक 16, राष्ट्रीय महामार्ग क्या है? यह राज्य महामार्ग से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, वे मार्ग जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्माण किया जाता है तथा उसकी रखरखाव भी केंद्र सरकार के अधीन रहता है, राष्ट्रीय महामार्ग कहलाता है। राष्ट्रीय महामार्ग राज्य महामार्ग से भिन्न होता है। राष्ट्रीय महामार्ग राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, प्रमुख बंदरगाह तथा रेलवे जनसंघों को जोड़ता है, जबकि राज्य महामार्ग राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालय को जोड़ते हैं। राज्य महामार्ग का निर्माण राज्य के लोक निर्माण विभाग PWD के द्वारा होता है। राष्ट्रीय महामार्ग एवं राज्य महामार्ग में अंतर इस प्रकार है। अंतर 1, राष्ट्रीय महामार्ग राष्ट्रीय महत्व की सड़कें हैं, जबकि राज्य महामार्ग राज्य के महत्वपूर्ण सड़कें हैं। अंतर 2, राष्ट्रीय महामार्ग राज्यों को आपस में जोड़ते हैं, जबकि राज्य महामार्ग राज्य के जिलों को आपस में जोड़ते हैं। अंतर 3, राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माण एवं रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, जबकि राज्य महामार्ग का निर्माण एवं रखरखाव राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। अंतर 4, देश के आर्थिक विकास में राष्ट्रीय महामार्ग का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जबकि राज्य के आर्थिक विकास और प्रगति पर राज्य महामार्ग का प्रभाव पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 17, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए। उत्तर, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए उपाय इस प्रकार हैं। उपाय 1, जल प्रबंधन नीति का कठोरता से पालन करना। दूसरा, फसल रक्षण, फसल उगाने, चारागाह विकास के लिए सिंचाई उपलब्ध कराना। तीसरा, जल सघन फसलों को नहीं उगाना। चौथा, बागानी कृषि में खट्टे फलों की खेती करना। 5वां, कृषि और कृषि संबंधित कार्यों को अर्थव्यवस्था से जोड़ना। इससे ही इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के आसपास का स्वरूप बदल गया। प्रश्न क्रमांक 18, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 में जल आवंटन की प्राथमिकताएं इस प्रकार हैं। पहला, पेयजल, सिंचाई, जल शक्ति, नौकायन, औद्योगिकरण तथा अन्य उपयोग। इस नीति में जल व्यवस्था के लिए
प्रगतिशीलता के नए दृष्टिकोण निर्धारित किए गए हैं। इसके लक्ष्य इस प्रकार हैं। पहला, पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना इसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा, सिंचाई और उद्देश्य परियोजनाओं में पेयजल को मुख्य घटक के रूप में शामिल करना चाहिए, क्योंकि पेयजल के स्रोत का कोई विकल्प नहीं है। तीसरा, भूमिगत जल के दोहन को सीमित करने तथा नियमित करने का उपाय करना चाहिए। चौथा, सतह और भौमजल दोनों की गुणवत्ता की नियमित जांच होनी चाहिए। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। पांचवा, जल के विविध प्रयोगों में कार्यक्षमता सुधारनी चाहिए। छठवां, दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 19, भारत में चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत में चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं इस प्रकार हैं। पहला, प्रकृति। धान यह उष्णकटिबंधीय उपज है। दूसरा, जलवायु। धान उत्पादन के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। तीसरा, तापमान। धान बोते समय 20 अंश सेंटीग्रेड, पकते समय 27 अंश सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। धान पकते समय खुला आकाश, चमकीली धूप उपज को बढ़ाती है। चौथा, वर्षा। धान उत्पादन के लिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा धान उत्पादन किया जाता है। पांचवा, मृदा। चिकनी गहरी दोमट मृदा जिसमें चीका और जलोढ़ की मात्रा अधिक हो धान की उपज के लिए उपयुक्त होती है। छठवां, भूमि। धान उत्पादन के लिए समतल खेत जो चारों ओर से ऊंची मेड़ के द्वारा घिरा हो अति आवश्यक है। सातवां, श्रम। धान उत्पादन के लिए सस्ते, कुशल व अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 20, प्रकृति के मानवीकरण की व्याख्या कीजिए। उत्तर, मानव सभ्यता के विकास के साथ पर्यावरण और प्राकृतिक शक्ति के बारे में लोगों की समझ बढ़ने लगी। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी विकास होने लगा। मानव सभ्यता अभाव से स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगी। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों का उपयोग अनेक संभावित क्षेत्रों में करने लगे। मानवीय क्रियाकलापों का प्रभाव अनेक क्षेत्रों में दिखाई देने लगा। पहाड़ों पर विश्राम स्थल, तरंगित पहाड़ियों पर चारागाह, महासागरीय तटों पर पत्तन, अंतरिक्ष में उपग्रह, यह मानवीय क्रियाकलापों से ही संभव हो सका। प्रकृति मानव को अवसर प्रदान करती है, मानव उसका उपयोग करने लगता है, इससे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। मानव प्रकृति में संभावनाओं की तलाश करता रहता है, इससे मानव प्रधान और प्रकृति गौण रहती है। पहले भूगोलवेत्ताओं ने इसे संभववाद नाम दिया। प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मानव उसका उपयोग करता है, धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 21, मानव विकास की अवधारणा के अंतर्गत समता और सतत पोषणीयता का वर्णन कीजिए। उत्तर, मानव विकास के 4 स्तंभों में एक समता और दूसरा सतत पोषणीयता मुख्य है। पहला, समता का आशय। प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों की समानता उपलब्ध कराना समता कहलाता है। इसमें लिंग, जाति और आय का भेद नहीं होना चाहिए। प्रायः यह देखा गया है कि एक निश्चित वर्ग समानता के दायरे को प्राप्त नहीं कर सकता, इसके कारण उसके विकल्प सीमित हो जाते हैं। दूसरा, सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए आवश्यक है। इसके लिए सबको समान अवसर प्राप्त होना जरूरी है। सतत पोषणीयता में संसाधनों का विकास भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। किसी भी संसाधन का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के अवसरों को कम कर देता है। प्रत्येक पीढ़ी के लिए अवसरों और विकल्पों को उपलब्ध कराना आवश्यक है। इन 2 स्तंभों से मानव विकास की संभावना बनती है। प्रश्न क्रमांक 22, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की 4 विशेषताएं एवं क्षेत्र लिखिए। उत्तर, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषताएं इस प्रकार हैं। विशेषता 1, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि
यह कृषि अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। दूसरा, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। खेत सैकड़ों हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर विस्तृत होते हैं। विशेषता 3, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में कृषि यंत्रीकृत कृषि होती है। इसमें खेत बोने, जोतने तथा फसल काटने हेतु मशीनों का उपयोग होता है। विशेषता 4, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में मुख्य फसल गेहूं, मक्का, जौ, राई आदि होते हैं। विशेषता 5, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में इस कृषि के अंतर्गत प्रति एकड़ उत्पादन कम परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र इस प्रकार है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र, यह कृषि यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान प्रमुख है। प्रश्न क्रमांक 23, एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न परिवहन प्रणालियां एक दूसरे की संपूरक होती है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में परिवहन के विभिन्न साधन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी न होकर एक दूसरे के संपूरक होते हैं। उदाहरण के लिए, रेल परिवहन लंबी दूरी तथा भारी वस्तुओं के लिए अधिक उपयोगी है। दूसरी ओर सड़क परिवहन कम दूरी के लिए उपयोगी होती है। सड़कें हर स्थान तक पहुंच सकती है, जबकि रेलें निश्चित स्थानों तक ही पहुंच पाती है। इस प्रकार सड़कें रेलों के लिए संपूरक का काम करती है। रेलें आंतरिक भागों के अतिरिक्त बंदरगाहों को भी परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराती है। लगभग सभी बड़ी बंदरगाहें रेलों के घने जाल द्वारा अपने पश्चिम प्रदेश से जुड़ी हुई है। वास्तव में भारत में अंग्रेज शासकों ने रेलों का निर्माण बंदरगाहों के आंतरिक प्रदेश की ओर किया, ताकि बंदरगाहों के पश्चिम प्रदेश के संसाधनों का उचित उपयोग किया जा सके। अतः रेल मार्ग महासागरीय परिवहन के संपूरक के रूप में कार्य करता है। हवाई परिवहन द्वारा यात्रा करने वाले यात्री हवाई अड्डों तक पहुंचने के लिए सड़क तथा रेल परिवहन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार सड़क तथा रेल परिवहन हवाई परिवहन के संपूरक है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।